कर्मणस्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतु पूर्व संगोऽस्तु कर्मणि। तो चलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास गीता के एक उपदेश के साथ शुरू करते हैं। जो मैंने ये उपदेश बोला, इसका अर्थ क्या है? तो हमारा सिर्फ कार्य करने का ही अधिकार है, फल का अधिकार हमें नहीं है। फल देने वाला ऊपर है, लेकिन हाँ, प्रत्येक कर्म का तत्कालीन और एक दूरगामी फल होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैंने ये पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो तत्कालिक आपको ज्ञान होगा, लेकिन ये ज्ञान बाद में आपको किस तरह से आपकी मदद करेगा, ये बाद वाले आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक कर्म का एक फल होता है। तो आज हम लोग इसी एक धार्मिक श्लोक के साथ शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशनल श्लोक के साथ शुरुआत किया। मैं कोशिश करूंगा कि हम अपने सारे वीडियो में इस तरह की मोटिवेशनल श्लोक लेके आऊं, ताकि ये पूरा क्लास मोटिवेटेड रहे और हम धर्म के साथ साथ ज्ञान भी सीखें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। आज का जो लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की जरूरत क्यों हुई और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कितना तरह का वेक्टर हमें दिखने को मिलेगा। तो कुछ मैंने वेक्टर्स लिखे हैं, जैसे यूनिट वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये कुछ खास तरह के वेक्टर हैं जो बाद में हमको देखने को मिलेगा और जिसका यूज भी होगा। तो चलिए इसको सीखते हैं, क्या है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर है ना, कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, परिमाण व एक इकाई हो, और जिसका डायरेक्शन क्या हो, तो दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन के अलाउंग। सपोज हमारे पास वेक्टर ए है ना, इसका कुछ अपना मैग्नीट्यूड होगा और ये इसका अपना डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर बोले इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर में अगर हम इसी के मैग्नीट्यूड से यानी मॉड ए से डिवाइड कर दे, तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर ए बन जाएगा, जिसे हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ वेक्टर गिवन वेक्टर मेरा क्या है, गिवन वेक्टर जो है वो वेक्टर ए है, जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इसका मॉड ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मॉड ए से हम इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी किसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो उस वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा, है ना। और अगर पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो गिवन दिए हुए वेक्टर के अलाउंग ही होगा। ठीक है, अगर चलिए इस पर कुछ और एग्जाम्पल हम लोग जब यूनिट वेक्टर पढ़ लेंगे, तो यूनिट वेक्टर पर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना सीख लेंगे दिए हुए वेक्टर का, तब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर पर सवाल करेंगे। अभी चलते हैं, ठीक है, और यूनिट वेक्टर हो गया। अब कुछ खास यूनिट वेक्टर है, जैसे एक्सिस के अलावा हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है हमारे पास में। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अलोंग एक्स एक्सिस अगर यूनिट लेंथ ले, एक इकाई ले, यहाँ से यहाँ मान ली एक इकाई है, तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और हम इसको वेक्टर आई से यानी वेक्टर आई पर कैप लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वेक्टर जो है अलोंग एक्स एक्सिस है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि ये हो गया यूनिट वेक्टर आई, ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई जो एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, तो एक्सिस की तरफ। उसी तरह से बाई एक्सिस पर अगर एक यूनिट का अगर हम लेंथ लेते हैं, तो इसको वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनिट वेक्टर जे का मतलब क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर अलोंग बाई एक्सिस। सिमिलरली जेड एक्सिस की तरफ अगर एक यूनिट लिया जाए, एक यूनिट का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वेक्टर के से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर के, जिसका मतलब होगा के का मतलब के कैप का मतलब होगा यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस।
ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, तो उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, परिमाण से क्या करना होगा, तो डिवाइड कर देना होगा और हमें यूनिट वेक्टर ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। कौन सा वेक्टर पढ़ना है, हमें जीरो वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों प्लीज आप कॉपी और पेन के साथ बैठे ताकि आप नोट्स कर सके। अपनी भाषा में करें तो और अच्छी बात है। जीरो वेक्टर या जिसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर और नल वेक्टर। ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, यानी इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए और डायरेक्शन कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है जीरो वेक्टर, उसी को जीरो या नल वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड and does not have a specific direction, और उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, तो इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो गया मेरा, इस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन पॉइंट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई जेड या इवन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है इस पॉइंट का डायरेक्शन। तो इस वाले वेक्टर को, इस जीरो वेक्टर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जीरो, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग जीरो या नल वेक्टर बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे इक्वल वेक्टर की तरफ। इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो इक्वल वेक्टर तो ऑलवेज दो वेक्टर को हम लोग कंपेयर करते हैं, दो वेक्टर को ही कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों वेक्टर इक्वल है या नहीं। सपोज कि हमारे पास वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो, तो क्या शर्त होगा, व्हाट आर द कंडीशंस, देन वी से दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। तो माय डियर फ्रेंड्स, two vectors A and B will be equal if and only if their magnitude यानी mod A बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B यानी mod B के बराबर हो जाए। उसके साथ साथ दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि वेक्टर A का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वेक्टर B के डायरेक्शन के बराबर होना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तब हम इन दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, तो इक्वल वेक्टर बोलेंगे, है ना। लेट अस रिपीट वंस अगेन। इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो दो वेक्टर का कंपैरिजन किया जाता है यहाँ पर कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब कहे जाएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन है कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर हो और सेकंड कंडीशन है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं, दैट मीन्स दे आर इक्वल वेक्टर। नाउ हम लोग नेक्स्ट हम लोग करेंगे पैरेलल वेक्टर, देखेंगे पैरेलल वेक्टर क्या होता है। दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर होने के लिए कम से कम दो लाइनें चाहिए, है कि नहीं, दो वेक्टर चाहिए कम से कम, एटलीस्ट वी मस्ट हैव टू वेक्टर्स। सो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर तो दो वेक्टर ए और बी ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। ये दोनों वेक्टर ए और बी पैरेलल कब होंगे, तो ये इनका जो डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के तरफ होना चाहिए, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम हो। पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो या ना हो, बट देर उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड ए मे बी डज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट द कंडीशन इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू direction of vector B. So from the above conclusion we come a conclusion that the two vectors
इक्वल टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर, है ना, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर का इक्वल होगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये नहीं बोलता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, बट ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि डायरेक्शन उनका दोनों का बराबर होना चाहिए, है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सिर्फ बराबर हो जाए तो वो दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाता है। बाकी उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है कि बराबर हो या हो सकता है छोटा हो जाए, वेक्टर ए बड़ा हो जाए वेक्टर बी से मैग्नीट्यूड में, तभी दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। कब? जब उनके डायरेक्शन यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को एंटी पैरेलल वेक्टर कब बोलेंगे? तो जरूर क्या होना चाहिए? तो वेक्टर ए वेक्टर बी के अपोजिट हो जाए, यानी कि पैरेलल तो हो लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। दोनों पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट है। इसमें ये हो सकता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक चीज जरूर होगा। क्या होगा वो? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन अलग होगा, तब हम बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग निगेटिव वेक्टर किसे बोलते हैं। निगेटिव वेक्टर निगेटिव वेक्टर तो हमेशा किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर डिफाइन होता है। सपोज हमें दिया जाए कि वेक्टर ए दिया जाए, लेट अस वी हैव अ वेक्टर ए, देन नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए किसका? तो वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? तो ये माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, माइनस ए से। अब इसका माइनस ए का मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है तो जस्ट अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है वेक्टर ए तो माइनस ऑफ वेक्टर क्या होगा? इसके टेल से एक जस्ट अपोजिट इसी के लेंथ के बराबर एक वेक्टर अगर खींच दें अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 180 डिग्री से एंगल हो दोनों के बीच में, तो वेक्टर इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो होगा 180 से अलग होगा, यानी 180 डिग्री अपार्ट हो गए ये दोनों, है ना। दे विल बी अपार्ट फ्रॉम 180 डिग्री। तब ये वेक्टर ए का निगेटिव वेक्टर माइनस ए हम लोग कहेंगे, है ना। तो ऑलवेज किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर डिफाइन होता है। ठीक है, दो वेक्टर निगेटिव वेक्टर नहीं हो सकते हैं। दो वेक्टर मतलब निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या? एक वेक्टर का जस्ट अपोजिट वेक्टर, एक वेक्टर का जस्ट अपोजिट वेक्टर क्या कह रहा है? तो निगेटिव वेक्टर, है ना। तो किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कनकरेंट वेक्टर किसे बोलते हैं। कनकरेंट वेक्टर, कनकरेंट वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो कनकरेंट वेक्टर एक ही पॉइंट से, अगर सपोज ये पॉइंट ओ है तो उससे बहुत सारा वेक्टर निकलता है। ओरिजिन पॉइंट क्या है? सबका सेम हो तब तो हम बोलते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया, ये वेक्टर ई हो गया। तो वेक्टर ए बी सी डी ई क्या है? तो कनकरेंट है, कनकरेंट वेक्टर है। क्यों? तो सब एक ही पॉइंट ओ से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी सबका टेल एक ही जगह कोइंसाइड कर रहा है वो पॉइंट ओ के पास। सो वेक्टर ए बी सी डी ई क्या है? तो कनकरेंट वेक्टर। नाउ लेट अस डिफाइन कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर ये क्या होता है? कोप्लानर वेक्टर तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर कोप्लानर वेक्टर कहलाएगा। कब? जब वो दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्या हो तो एक ही प्लेन में लाई करता हो। सपोज ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, तो मान लीजिए कि हमने कोई बहुत सारा वेक्टर खींच दिया, एक से ज्यादा ही है, ये सारा वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। ये तीनों वेक्टर किस प्लेन में है? बोर्ड के प्लेन में है। तो वेक्टर ए बी और सी क्या है? तो कोप्लानर वेक्टर कहलाएंगे। सपोज कि हमारे तीन वेक्टर इस प्लेन में है और तीन वेक्टर उस वाले दीवार के प्लेन में चला जाए, तो क्या वो सारा वो
3 वेक्टर उस दीवार वाला और 3 वेक्टर इस बोर्ड वाले, क्या सारे क्या कोप्लानर होंगे? तो नहीं, ये 3 वेक्टर इस प्लेन में है तो इस प्लेन के लिए कोप्लानर होगा, और जो 3 वेक्टर उस दूसरे वाली दीवार में है तो वो दूसरे वाली दीवार दूसरे वाले प्लेन के लिए कोप्लानर वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज 2 या 2 से अधिक वेक्टर कोप्लानर कब होगा? तो वो सेम ही प्लेन में लाई करता होगा। ठीक है, इस तरह से 3 वेक्टर या 3 से अधिक वेक्टर या 2 से अधिक वेक्टर कोप्लानर वेक्टर कहलाते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑलवेज 2 vectors are defined as the orthogonal vector. Orthogonal vector क्या? Suppose we have a vector A in this direction और वेक्टर भी जस्ट इसके परपेंडिकुलर हो, यानी 2 vectors are said to be orthogonal vector when the angle between them will be 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 2 वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो आपस में ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर फिनिश हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। व्हाट हैपन व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय या विथ ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन of a vector with an scalar। सपोज करते हैं कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ वेक्टर ए एंड इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए का डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन में। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? तो मॉड ए। ठीक है, सपोज इस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक स्केलर क्वांटिटी m है। ठीक है, m क्या हो सकता है? m आइदर प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। m कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई रेशनल नंबर हो सकता है, कोई इरेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं। तो m आइदर प्लस नंबर हो सकता है या माइनस नंबर हो सकता है। लेट अस पहले कंसीडर करते हैं कि m एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, हम क्या किया? मैंने क्या किया? m को वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल जस्ट ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विच हैज बीन मल्टीप्लाइड बाई अ स्केलर क्वांटिटी m, देन दे विल बी मल्टीप्लाइड। तो देयर इफेक्ट क्या होगा? m टाइम्स विल इंक्रीज, है ना। जब जो नया वेक्टर लेगा, सपोज कि नया वेक्टर b मिलेगा, ये जो वेक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया वेक्टर b मिलेगा, उस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो m टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के बराबर होगा। और डायरेक्शन क्या होगा इस वेक्टर बी का? तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ जाएगा और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? तो वेक्टर ए की तरफ। लेट अस कंसीडर कि हम एक माइनस लेते हैं, इस नंबर को हम माइनस लेते हैं, माइनस m। तो एक दूसरा वेक्टर सी मिलेगा जो अगर माइनस m से मल्टीप्लाई करते वेक्टर ए को तो हमें एक दूसरा वेक्टर सी मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड फिर से m गुना बढ़ जाएगा, m टाइम्स बढ़ जाएगा। किसके? तो वेक्टर a का। और डायरेक्शन क्या होगा इस वाले वेक्टर का? तो जस्ट अपोजिट होगा वेक्टर a का। वेक्टर a हो गया और m टाइम्स बढ़ गया, ये वेक्टर m टाइम्स बढ़ गया, m वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ गया। यानी वेक्टर c जो है ये क्या हो गया? तो m टाइम्स ऑफ वेक्टर a। बट इसका डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से अब ये नेगेटिव वेक्टर बन गया। तो क्या हो गया? तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो वेक्टर a के जस्ट अपोजिट, यानी 180 डिग्री अपार्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में बदलाव आता है, चेंज हो जाता है, तो उतना टाइम्स बढ़ जाता है। और डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर m पॉजिटिव होगा तो a के डायरेक्शन में होगा, अगर m निगेटिव होगा तो a के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर हमारा हमने सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना। अब ऑपरेशन ऑफ वेक्टर की तरफ चलते हैं।
एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, सपोज करते हैं अब इसके दो मेथड है, दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका है ना, दो वेक्टर को जोड़ने का दो तरीका दिया बताया गया। देयर आर टू मेथड्स टू ऐड एनी टू वेक्टर्स। फर्स्ट मेथड क्या है, तो पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं इसको हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड क्या है हमारे पास, एक और दूसरा मेथड भी है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल रूल लॉ, ट्रायंगल रूल ऑफ या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, यानी वेक्टर अब सिंपल अलजेब्राइक मेथड से नहीं जुड़ता है क्योंकि ये वेक्टर है। दैट इज द प्रॉब्लम, यही कारण है कि वेक्टर को हम लोग वेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी फिर से फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया, क्लासिफाई करके दो कैटेगराइज किया गया, एक वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर एक अलग तरह के नियम के साथ जोड़ा जाता है, उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो अब ये जोड़ने का तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए ये देखते हैं ये लॉ क्या है। पहला लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें बोलता है कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर मान लेते कि इस डायरेक्शन में, दूसरे वाले वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में, और इसका बेस का एंगल मान लेते हैं थीटा। सपोज एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। आपको स्पेस में कहीं भी वेक्टर दो वेक्टर दिया जाए, जस्ट उसको इस तरह से लेके आना है ना, दोनों को टेल को क्या करना है, कोइंसाइड करना है विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो आपको इस तरह से लेके आना है कि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे इनके बीच का एंगल क्या है, तो मान लेते कि थीटा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर से हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, है ना, पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो इसके पैरेलल एक हम इधर एक वेक्टर बनाएंगे और इसके पैरेलल यहां से एक वेक्टर हम इधर खींचेंगे। अब जो इसका डायगोनल होगा, ये जो मान लेते O पॉइंट है, ये मान ले P, ये मान ले Q, ये मान ले R। तो पैरेललोग्राम का 4 वर्टिसेस O P Q R है। अब O P को मिला दे तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। ये वेक्टर ये डायगोनल हो गया। ठीक है, तो बोलता है कि दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन क्या होगा, तो दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड मानते हुए अगर हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, तो पैरेललोग्राम इसके इन दोनों साइड एडजेसेंट साइड का जो वर्टेक्स है उससे खींचा गया डायगोनल इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। फिर से एक बार समझते हैं कि दो वेक्टर को जोड़ने का क्या तरीका है। तो दोनों वेक्टर को इस तरह से लेके आना है, आपस में जोड़ना है, एक दूसरे के पास लेके आना है, ताकि हम उसे क्या करें, एक पैरेललोग्राम बना सके। ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों का टेल कोइंसाइड होना चाहिए एक साथ, और इन दोनों का टेल कोइंसाइड करके इन दोनों के वेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा पॉइंट O से पास करने वाला, ये डायगोनल ही इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स जो ये लेंथ होगा इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये थीटा, ये वेक्टर ए से मान लेते अल्फा एंगल बनाता है, तो इस वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाते हुए ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव क्या,
हमारा एम क्या है, तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये कैसे पता करेंगे और ये एंगल कैसे पता करेंगे अल्फा, तो चलिए इसको निकालते हैं। लेट अस डिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर क्या हो गया हमारा, तो कंसीडर कर लेना है हमें, वी हैव टू कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी such that we have to construct a parallelogram with the help of vector A and vector B, just assuming that vector A and vector B are the adjacent side of this parallelogram. Okay, आप लोग अपने डिटेलिंग खुद कर लीजिए बुक में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लिखने से, वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वीडियो बड़ा हो, शॉर्ट में चले और सब कुछ समझते हुए चले, ठीक है। तो हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, बस जो बोल रहे हैं आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वेक्टर, अब जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट मींस वेक्टर आर जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। कि वेक्टर आर क्या है, इस पैरेललोग्राम का पॉइंट ओ से पास करता हुआ जाने वाला एक डायगोनल है, यानी कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, डायगोनल का लेंथ ही हमें क्या देगा, तो वेक्टर और वेक्टर बी के सम के बराबर होगा। नाउ हमारा टास्क क्या है कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वेक्टर को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है। पी क्यू आर मान लेते ये एस पर मिलता है, व्हेन ओ आर इज एक्सटेंडेड, ठीक है, एंड वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट क्यू, इट मीट टू द ओ आर एट पॉइंट एस, ठीक है। अब देखो, तो हमें ओ क्यू का लेंथ पता करना है। तो ओ क्यू एस क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एस, ठीक है। ओ क्यू एस में राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिख रहा है हमें, तो ये राइट एंगल होगा, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, जो रिजल्टेंट है वो हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ठीक है, ये वेक्टर बी के बराबर होगा जो कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये तो बी हो गया। मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है। तो अब ओ एस हमें निकालना है, ओ एस। अच्छा, ये वाला लाइन और ये पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा ये भी होगा, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल पी आर एस में देखा जाए, अगर अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल पी आर एस में, ये ट्रायंगल पी आर पी क्यू एस में, पी क्यू एस, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस थीटा लगाए अगर इस ट्रायंगल में, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस नहीं पता आर एस, हाइपोटेनस का लेंथ पता है, ये बी के बराबर है, बी है। तो आर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा हमें, बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर साइन थीटा अगर उसमें हम लगाए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी क्यू एस बाई वेक्टर बी, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड तो बी, तो क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। इस तरह से हमें क्या पता चल जाता है, तो क्यू एस और आर एस का पता चल जाता है। नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एस में, ठीक है। तो ओ क्यू एस में ओ एस का लेंथ क्या होगा, ओ एस बराबर हो जाएगा ओ आर प्लस आर एस। ओ क्यू का लेंथ क्या होगा, ओ आर प्लस आर एस। ओ आर का वैल्यू पता है ए के बराबर है और आर एस का वैल्यू अभी हमने निकाला बी कॉस थीटा के बराबर, बी कॉस थीटा, ठीक है। अब निकालना है लेंथ हमें, क्यू एस तो पता ही नहीं दिया होगा, क्यू एस कितना है, क्यू एस बराबर बी साइन थीटा। तो बच्चों हमने 10th क्लास में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, प्रूफ पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, 7th क्लास से ही पढ़ते हैं। नाउ लेट अस क्या करते हैं हम लोग कि अप्लाई करते हैं। लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ एस क्यू। तो क्या लिखेंगे, ओ क्यू यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर क्या होगा, बराबर हो जाएगा ओ एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ एस का वैल्यू क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू एस बराबर क्या हो गया, क्यू एस बराबर हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी ऊपर मिटाना पड़ेगा हमें। लेट अस रिमूव इट।
तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ओ क्यू स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ देखो बी स्क्वायर साइन थीटा और बी स्क्वायर कॉस थीटा यहाँ पर दोनों है और इसमें बी स्क्वायर कॉमन है तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर के बराबर हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये ओ क्यू क्या है, तो मॉड आर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, यही तो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो एक फॉर्मूला बन के निकल गया है। क्या निकल के आया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो माय फ्रेंड, आर डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ना होगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको एक मेमोराइज करना है और ये भी देखना है कि किस तरह से हम इसका डिराइव किस तरह की, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो निकल गया मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर आर का मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो मॉड लगाएंगे, मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन निकालने का कोशिश करते हैं, लेट अस रिमूव इट। अब देखो ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एस क्यू में अगर tan अल्फा लगाया जाए, tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी क्यू एस बाई ओ एस। क्यू एस का वैल्यू कितना हो गया, क्यू एस अभी निकाले थे हम लोग, बी को फिर बी साइन थीटा, देख लेना पीछे बी साइन थीटा, और ओ एस क्या हो गया, तो ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ओ आर प्लस आर एस निकला था बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से tan अल्फा का वैल्यू निकल गया, tan अल्फा बाई बराबर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सो my dear student, we have reached a conclusion that when vector A and vector B are added, then the magnitude यानी resultant vector will depend upon their angle between vector A and vector B, and its magnitude will be under root A square plus B square plus 2ab cos थीटा। और इसका जो अल्फा होगा, tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो b sin थीटा, ऑलवेज b के साथ sin थीटा लेंगे, ये वाला जो वेक्टर है बाई a प्लस b cos थीटा, है ना। तो ध्यान रखना है, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पर दिया, वेक्टर ए को नीचे वेक्टर बी को ऊपर। अगर वेक्टर चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, tan अल्फा का वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज इस तरह से ध्यान रखना है कि वेक्टर ए हमको नीचे लेना है, वेक्टर बी को ऊपर, और क्या होगा tan अल्फा का वैल्यू तो b sin थीटा प्लस बाई ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर होगा, और अल्फा क्या होगा, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो सो फ्रेंड, तो बच्चों हम यहाँ पर आज क्या करते हैं, अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशन साथ साथ स्पेशल केस देखेंगे, अल्फा के एंगल यानी कि थीटा के अलग अलग वैल्यू पर इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं पर हम करते हैं समाप्त, और बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज
आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो हम बनाते रहें, आपके साथ लाते रहें। और हमने पहले ही वीडियो के शुरुआत में बोला था, कर्मणस्ते बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु पूर्व संगो अस्तु कर्मणि। हमारा सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल देने वाला ऊपर है। तो लेटेस्ट इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग तैयारी करते हैं, लगे रहते हैं, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। करते हैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त। मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको वेलकम करता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।